हेलो दोस्तों, मैं दीपशिखा यादव सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट प्रबंध विचारधारा का विकास के बारे में बताऊंगी। प्रबंध विचारधारा का विकास, जो मैनेजमेंट थॉट्स है उसको बेसिकली थियरी ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि थियरी ऑफ मैनेजमेंट, अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट और थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट ये तीनों एक ही हैं। तो हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रबंध का विकास कैसे हुआ, प्रबंध जो विचारधारा है, व्यवस्था करना, इसका विकास कैसे हुआ। इसका विकास ग्रेगर ने कहा है कि प्रबंध का विकास मानव विकास की कहानी है, यानी मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे प्रबंध का भी विकास होता गया। प्राचीन समय में भी आदिमानव थे जो धीरे धीरे जंगलों में रहते थे, धीरे धीरे परिवार का निर्माण हुआ, परिवार में भी प्रबंध होता होगा और नेक्स्ट समाज बना, समाज में भी प्रबंध की जरूरत पड़ती होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसका संचालन होता होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत, जब से मानव का विकास स्टार्ट हुआ तब से प्रबंध का विकास भी स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ये डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स है वो किस किस स्टेज में हुआ। सबसे ये जो फेजेस हैं, स्टेज, पहला स्टेज है एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट्स। एंशिएंट यानी प्राचीन विचारधारा, प्राचीन प्रबंध विचारधारा। जो प्राचीन विचारधारा है, जैसा कि पहले भी जान चुके हैं कि मानव का विकास आरंभ हुआ तभी से प्रबंध का विकास आरंभ हुआ। तो एंशिएंट विचारधारा में हम देख सकते हैं एक सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता में पुजारियों को वहां की सारी व्यवस्था सौंप दी गई थी। पुजारी क्या करते थे, जो जिसको दंड देना होता था दंड देते, जिसको इनाम देना होता था इनाम देते थे, मतलब वहां की सारी व्यवस्था पुजारी के हाथ में सौंप दी गई थी। इसी तरह मिस्र की सभ्यता थी। मिस्र में पिरामिड, मिस्र का पिरामिड बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 7 आश्चर्यों में से एक है। तो उसको देखकर, उसका अध्ययन करने पर भी हमको पता चलता है कि वहां भी प्रबंध था। बेबीलोनिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता में हम्मुराबी एक शासक था, बेबीलोनिया का शासक था, जो प्रबंध का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यूनानी थे वो भी प्रबंध के बारे में बहुत ही चतुर थे। तो एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट्स में इन सभी सभ्यताओं में जो विश्व की जो यहाँ की प्राचीनतम सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यता में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इन्वॉल्व था, बट अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व था। जहां जो लो वर्ग के लोग थे उनका शोषण होता था और जो हाई वर्ग के थे, जो उच्च वर्ग के थे, वो कहीं ना कहीं लाभ में जाते थे। तो नेक्स्ट, जैसा कि आपके सिलेबस में, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट्स नहीं है, क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स है। नियो क्लासिकल है, मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स है। हम पढ़ेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में। क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स यानी चिर प्रतिष्ठित विचारधारा, ये भी परंपरागत विचारधारा ही है। इसमें भी राजा होते थे, राजा जब से राजा बने, देश किसी भी राज्य के राजा बने तो वो अपने देश की व्यवस्था कैसे चलाते थे, वो भी प्रबंध करते थे। सेना, मंत्री, राजा, ये सब होते थे जो कहीं ना कहीं प्रबंध व्यवस्था देखते थे। तो इस तरह से क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट्स के विकास के 3 चरण हैं। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां देख सकते हैं, पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। तीसरा है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा और ब्यूरोक्रेटिक, नौकरशाही प्रबंध विचारधारा।
हमको पढ़ना आज के क्लास में हमको पढ़ना है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक यानी तर्क संगत, जिसमें तर्क संगत प्रबंध। प्राचीन विचारधारा जो थी उसमें थोड़ा सा विकास हुआ यहाँ, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इसका विकास किया। ये जो विचारधारा दी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, जिनका जन्म 1856 में हुआ था और 1911 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे वो एक लेबर के रूप में मिडविल स्टील कंपनी में काम करते थे। 1978 में उन्होंने ज्वाइन किया, वो बहुत ही मेहनती थे। उन्होंने मिडविल स्टील कंपनी में ज्वाइन किया 1878 में, और अपने मेहनत के द्वारा वो एक लेबर से चीफ इंजीनियर बन गए। धीरे धीरे उनका प्रमोशन हुआ, वो फोरमैन बने, फोरमैन से चीफ इंजीनियर तक पहुंच गए, चीफ इंजीनियर बन गए। उसके बाद उन्होंने डीएससी की उपाधि ली, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि ली, और देन वो बेथलहेम स्टील कंपनी में जॉब करने लगे। उन्होंने क्या देखा अपने यहाँ कि एम्प्लॉय जो है, वो जो लेबर है वो क्या करते हैं, काम से जी चुराते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। वो सोल्डरिंग कैसे होता था इसमें, और एक सोल्डरिंग कैसे होता था, सोल्डरिंग कि एक था कि एम्प्लॉय नेचुरल, मतलब वो सोचते थे कि अगर हम ज्यादा उत्पादन करेंगे तो सिर्फ उससे उत्पादक का लाभ होगा, मेरा कोई लाभ नहीं होगा, इस वजह से काम से जी चुराते थे। दूसरा था रीजन कि वहां की व्यवस्था भी काम से जी चुराती थी, व्यवस्था भी सही नहीं था। तो ये दो रीजन थे कि उत्पादन में कमी थी उस समय। उन्होंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्टील कंपनी में देखा कि लेबर काम से जी चुरा रहे हैं, वहां की व्यवस्था सही नहीं है, व्यवस्था भी ऐसी ही है, और केवल जो प्रोड्यूसर है, जो कंपनी का मालिक है, वो उत्पादक क्या चाहता है कि ज्यादा से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और हमको लाभ मिले, सिर्फ हमको लाभ मिले, उससे एम्प्लॉय को कोई लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये अध्ययन किया कि जो एम्प्लॉय काम से जी चुरा रहे हैं वो कैसे उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने तीन प्रयोग किया। जैसे पहला प्रयोग किया लोहे को ढोने को लेकर, मतलब लोहे को ढोने, उन्होंने क्या किया, लेबर से लोहा ढोने का काम जब वो करा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा सा विश्राम दिया, बीच में थोड़ा सा उनको विश्राम दिया। विश्राम की करने की वजह से उनकी इफिशियंसी बढ़ गई, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। वो 12 टन लोहा ढोने की बजाय उतने समय में 47 टन लोहा ढोए, जिसकी वजह से उनको लगा कि थोड़ा सा आराम देने से, मतलब थोड़ा सा सुव्यवस्थित उनको करने से इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, उनकी वर्क इफिशियंसी में वृद्धि हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये प्रबंध था उनका। ये पहला प्रयोग में उन्होंने मैनेजमेंट का इतना बड़ा रोल देखा कि 12 की बजाय 47 टन हो गया। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया फावड़े को लेकर। उन्होंने देखा कि जो पहले के मजदूर थे वो अपना हथियार खुद लेकर काम करते थे, वो हथियार अच्छा हो खराब हो, फर्स्ट क्वालिटी का हो, सेकंड क्वालिटी का हो, थर्ड क्वालिटी का हो। उन्होंने क्या किया, जैसे मजदूर जिनका जो मन करता था वो फावड़ा लेकर जहां मन करता था उस तरह की खुदाई करते थे। लेकिन उन्होंने ये पता लगाया कि अगर भारी चीज को खोदना है तो हल्के फावड़े की जरूरत पड़ेगी, और हल्के चीज को खोदना है तो भारी फावड़े की जरूरत पड़ेगी। यहाँ भी उन्होंने प्रबंध को इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट है जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है तीसरा प्रयोग उन्होंने किया धातु को काटने को लेकर। स्टील कंपनी में काम करते थे तो कहीं ना कहीं स्टील की कटाई होती होगी, लोहे की कटाई होती होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस कटाई को लेकर ये प्रयोग किया कि उन्होंने प्रबंध लाया, उसमें भी प्रबंध विकसित किया। उन्होंने कहा कि अगर हम स्टील को इस
स्टील को किस एंगल से काटा कि स्टील जल्दी कटेगा। इसमें भी इफिशियंसी हुई, इसमें भी कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, जिससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि अगर हम प्रबंध व्यवस्था, अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, तर्क संगत चीजें लाते हैं, जो परंपरागत चीजें उनको खत्म करके, जो परंपरागत है उनको अपनाएंगे, लेकिन जो तर्क संगत है, जिसमें साइंस है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो सही है वही हम लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। उसको हम रूढ़िवादिता को हटा देंगे, दूर करेंगे। अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट वहां करते हैं तो क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा। तो F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक टेलर ने ये प्रयोग किया और इन प्रयोगों के आधार पे उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया कि सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहला चीज एक डेफिनिट प्लान होना चाहिए। एक डेफिनिट प्लान होना चाहिए, मतलब एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। बिना निश्चित उद्देश्य के प्रबंध नहीं हो सकता। और जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी श्रमिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसका साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए। साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए, यानी उसका वैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए। पहले आप ऑब्जर्व करें, जैसे पहले F.W. टेलर ने श्रमिकों को ऑब्जर्व किया, फिर उसकी जांच करें, इन्वेस्टिगेट करें, फिर इवैल्यूएशन करें, फिर उनका मूल्यांकन करें। तो ये था साइंटिफिक एनालिसिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है टाइमली स्टडी। क्या करना होगा हमको, टाइमली स्टडी करना होगा। बिना अगर समय रहते हम उत्पादकता को नहीं बढ़ा पाए तो बाद में उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए समय रहते ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में होने ही चाहिए। टाइमली स्टडी, तो ये जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में होने चाहिए। इंक्रीज इन इफिशियंसी, पर्याप्तता में वृद्धि के लिए जो भी करना है वो हमको करना होगा, ठीक है। डेफिनिट ऑब्जेक्ट, एक डेफिनिट उद्देश्य होना चाहिए, एक डेफिनिट निश्चित उद्देश्य होना चाहिए ऑब्जेक्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए एक आपका निश्चित उद्देश्य, जब तक एक निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। एक कोऑपरेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट ये भी कहता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए। जहां सहयोग नहीं है वहां उत्पादकता में कभी वृद्धि नहीं हो सकती। एक अकेला व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे कि F.W. टेलर ने जो अपनी विचारधारा दी थी उसमें उन्होंने क्या दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 प्रिंसिपल, 6 मेन प्रिंसिपल है ये। देखिए, पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान न कि अंगूठा राज। मतलब हमको रूढ़िवादिता, अंधविश्वास पे नहीं चलना है। जो हम अगर जो पारंपरिक तरीके हैं काम करने के, जो परंपरागत व्यवस्था है, अगर उसमें कुछ भी अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसको हम नहीं अपनाएंगे। अगर उसमें कुछ सही है, अगर वैज्ञानिक तरीके से सही है तो ही हम उसे अपनाएंगे, वरना उसको खत्म करके दूसरा रूल लाएंगे वहां। नेक्स्ट है साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। जो वर्कर या एम्प्लॉय का सिलेक्शन होगा वो साइंटिफिक तरीके से होगा। साइंटिफिक तरीके से यानी पहले रिक्रूटमेंट होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगा। इस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट करेंगे। किसका, वर्कर का। नेक्स्ट हम हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मोनी संगति न कि असंगति। मतलब कोई भी अगर रिसोर्सेज हैं तो उनमें मेल जोल रखेंगे, उनका एकीकरण करेंगे, ना कि उसमें असंगति लाएंगे। जैसे एक संस्था है, उसमें 3 क्वालिटी के मशीन है, फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे, उस संस्था में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़े। अगर फर्स्ट क्वालिटी का मशीन है तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सेकेंड क्वालिटी का उससे कम होगा, थर्ड क्वालिटी का उससे कम होगा। तो उन्होंने बताया एक संस्था में भले ही थर्ड क्वालिटी के ही सारे मशीन हो, लेकिन एक तरह के मशीन हो जिससे उनमें कंपैरिजन किया जा सके कि किसका उत्पादन कितना ज्यादा है, कितना किसका कम हो रहा है।
जिससे कंपैरिजन करना, तुलना करना, तुलनात्मक अध्ययन करना संभव होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा, कॉपरेशन। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब इसमें टीम वर्क काम करे। जब तक टीम वर्क काम नहीं करेगी, अगर एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट करना चाहे तो वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता पूरी संस्था का। तो इसमें कॉपरेशन होना चाहिए, सहयोग से काम करे, ना कि एक अकेला व्यक्ति काम करे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम उत्पादन हो, कुछ उसमें बाउंडेशन ना लगाया जाए कितना ही उत्पादन करना है, क्योंकि मैक्सिमम उत्पादन होगा तो उत्पादक को भी लाभ होगा। मैक्सिमम उत्पादन होगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम रहेगा, जिससे कंज्यूमर को लाभ होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा, और उपभोक्ता को लाभ होगा तो प्रोड्यूसर को लाभ होगा, प्रोड्यूसर को लाभ होगा तो जो उसमें श्रमिक है उनको लाभ होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, आउटपुट जो है हमारा उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी ही आउटपुट है, तो प्रोडक्टिविटी को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करना है, मैक्सिमम करना है। नेक्स्ट है इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। जो पहले एंशिएंट विचारधारा था, एंशिएंट विचारधारा में जो श्रमिक थे उनका शोषण होता था, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया कि इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, जो उत्तरदायित्व है वो इक्वल होना चाहिए, चाहे वो प्रबंधक का हो या वर्कर का हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी पे ज्यादा भार या किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये थे एफ.डब्ल्यू. टेलर के ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। नेक्स्ट हम क्लासिकल मैनेजमेंट के ही एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।